धूमिल एक ठेठ कवि। संपादक रत्नशंकर पांडे। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश कुमार हिंदी नामा से, और आज मैं बैठा हूँ हिंदी के एक दफ्तर में जहाँ से ये किताब जो है प्रकाशित हुई है। धूमिल के ऊपर आधारित है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब धूमिल की कविताएं हैं, संस्मरण हैं, उनके गीत हैं, कुछ कुछ नई नई चीज़ें हैं, मतलब जो शायद बहुत सारी लोगों ने उनकी किताबों में नहीं पढ़ी होंगी, जो अभी तक जितनी भी किताबें आई हैं। तो आज मैं उन्हीं के घर से, उनके जो पोते हैं श्रीकांत जी मेरे साथ बैठे हैं, उनसे बात करने वाला हूँ। हेलो श्रीकांत जी। तो इस किताब के बारे में मुझे थोड़ा सा, जैसे मैं पढ़ रहा था, मैंने भी पढ़ी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पढ़ी, पूरी तो नहीं पढ़ सका हूँ अभी, लेकिन इसमें क्योंकि संस्मरण हैं और कविताएं हैं, गीत हैं, जो कि मतलब क्योंकि मेरे बहुत प्रिय रहे हैं, तो गीत तो मैंने नहीं पढ़े थे सच बताऊँ तो आप इस पूरी किताब के बारे में, जैसे क्योंकि ये आप ही के माध्यम से आई है, हिंदी में लाए हैं आप, तो कुछ बताइए इसके बारे में सबसे पहले। बेसिकली किताब का नाम ही है धूमिल एक ठेठ कवि। तो धूमिल को जानने वाले धूमिल को एक कवि के रूप में ही ज़्यादा पढ़े हैं, ज़्यादा सुने हैं और ज़्यादा लिखे भी गए हैं धूमिल एज ए पोएट जी। लेकिन इसके अलावा, कविता के अलावा, जो धूमिल की शुरुआती दौर रहे हैं वहाँ गीत से शुरू हुई हैं। धूमिल पहले गीत को लिखना शुरू किए, उसके बाद फिर कविताओं पे शिफ्ट हुए। बीच में उन्होंने कहानियाँ लिखे, संस्मरण भी लिखे। तो इस किताब में ओवरऑल धूमिल के गीत हैं, कहानी है, संस्मरण हैं, कुछ नाटक भी हैं जो उन्होंने लिखे हुए हैं, उसको भी इसमें रखा गया है। तो धूमिल समग्र के तौर पे अगर कोई पढ़ना चाहे, उनकी जो मुख्य कविताएं हैं, जो उनकी मुख्य कहानियां हैं, वो बेसिकली इस किताब को पढ़ सकते हैं। और धूमिल को जानने के लिए, समझने के लिए एक बेहतर तरीका है इस किताब के थ्रू उनको जानने का। तो जो इसमें जो संस्मरण लिखे गए हैं, मैंने देखा है कि इसमें कुछ लोगों ने जो उनके साथ मित्र रहे हैं, पुराने लोग जो रहे हैं साथ के, उन्होंने कुछ लिखा है इसमें। एक संस्मरण है काशीनाथ सिंह जी का जी, और एक संस्मरण है नरेंद्र नीरव जी, जो कि उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे और धूमिल के टच में थे युवा अवस्था से ही। और एक संस्मरण है जो उनके गांव के ही हैं, कवि भी हैं, साहित्यकार हैं, देवी शंकर सिंह जी, उन्होंने लिखा है। वो धूमिल के गांव से ही, हमारे गांव से ही हैं। तो इसमें 3 संस्मरण हैं जो कि 3 अलग अलग लोगों से। एक जो धूमिल के व्यक्तित्व को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं उनको है, जो देवी शंकर सिंह ने लिखा हुआ है। काशीनाथ सिंह जी परम मित्र रहे हैं धूमिल के, उनके साथ उनका उठना बैठना शुरू के दौर से रहा है। और नरेंद्र नीरव एक युवा छात्र नेता हुआ करते थे उस समय, तो उन्होंने अपनी उस दौर के संस्मरण को इसमें लिखा हुआ है। तो ये 3 संस्मरण लिए गए हैं जी। तो मैं अगर आपसे सवाल करूं खासतौर से इस तरह का कि क्योंकि अभी हम लोग जब इस बातचीत से पहले एक बात कर रहे थे, तो आपका ये उद्देश्य भी है और हमारा भी उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग इसको युवा पीढ़ी तक पहुंचाएं, जो कि क्योंकि ज़्यादातर जो लोग जानते हैं धूमिल को वो तो पढ़ेंगे ही, है ना, लेकिन युवा पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए आपने कुछ अपनी तरफ से क्या है, मतलब हम एफर्ट जो हम लगाने वाले हैं, फिर क्या ऐसा होने वाला है कि हिंदी आपने प्रकाशन कराने का एक मकसद ही था कि ये उन लोगों के हाथ में भी किताब पहुँचे जो कि कविताओं की तरफ धीरे धीरे उनका रुझान हो रहा हो, या जो इंटरेस्ट ले रहे हों कविताओं में, कहानियों में, साहित्य में। क्योंकि आज के इस कठिन दौर में पाठकों की संख्या कम होती जा रही है, लोग पढ़ना कम पसंद कर रहे हैं। धूमिल जैसे कवि जो कि आज के परिचय में या आज के समय में और ज़्यादा निखर के सामने आते हैं, जो कविताएं, जो चीज़ें, जो बातें वो आज़ादी के 20-25 साल पहले लिखा, वो धीरे धीरे 70-75 आते आते ऐसा लगता है जैसे आज की बात हो, चाहे वो 20 साल बाद उनकी कविता हो। जब वो पूछते हैं कि क्या आज़ादी 3 थके हुए रंग का नाम है, जिसे पहिया ढोता है, या उसका कुछ खास मतलब होता है, और बिना किसी उत्तर के मैं चुपचाप आगे बढ़ जाता हूँ। वो कविता उसी तरह की मारक क्षमता आज भी रखती है जो आज़ादी के 20 साल बाद रखती थी जी। या जब धूमिल संसद से सवाल करते हैं कि वो तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश का संसद कौन है, तो 20 साल बाद ही नहीं, वो आज़ादी के 70-72 साल बाद भी संसद उसी तरह मौन है, उसी तरह कटघरे में खड़ा है जहां धूमिल ने उसे खड़ा छोड़कर शायद आगे बढ़ गए, लेकिन मौन संसद आज भी है। तो ये सब चीज़ें जब हम पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं, तो लगता है कि ये कवि
सन 70 या 75 का नहीं हो सकता है, ये कभी 2000 का होगा, 2020 का होगा, या एक युवा कभी होगा, जी। क्योंकि ये चीज़ें तो अभी घटित हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो बोलते हैं कि कर्फ्यू में 1 घंटे की छूट, या जब वो लिखते हैं कि अपनी अंतिम कविता जब वो लिखते हैं कि शब्द किस तरह कविता बनता है इसे देखो, तो ना सिर्फ वो कविता की बनावट पे बात करते हैं, बल्कि वो एक पूरी की पूरी सिस्टम पे भी प्रहार करते हैं उसी समय। जब वो बोलते हैं कि एक सही कविता एक सार्थक वक्तव्य होता है, तो सिर्फ कविता नहीं लिखते हैं, वो कविता की सार्थकता पे भी बात करते हैं, और कुछ उसी तरह से करते हैं जिस तरह से आज बात करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए युवा पीढ़ी के पास इस किताब को पहुंचाना, या धूमिल की कविताओं या धूमिल जैसे तमाम कवियों की कविताओं को पहुंचाना, जैसे हिंदी युग ने एक कदम उठाया, उसी तरह से मेरा भी सोच है कि पहुंचनी चाहिए, पढ़नी चाहिए जी, आज के दौर में खास तौर से, जबकि पाठक कम होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि आप जो उनकी अंतिम कविता है इसमें से पढ़ें। पेज नंबर 26 पर वो कविता मैंने अभी देखी थी और बहुत सुंदर कविता है, मेरी प्रिय कविताओं में से एक है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ें। इस कविता को धूमिल ने कोई नाम नहीं दिया था। ब्रेन ट्यूमर से जब उनका ऑपरेशन हो चुका था तो उनको लगभग दिखाई देना बंद हो गया था, और उस समय जबकि आदमी अपने अंतिम क्षण में हो और वो कविता के बारे में सोच रहा हो, तो सोच कर ही लगता है कि उस आदमी को ब्रेन ट्यूमर होना लाजमी है, कि अंतिम समय में भी वो कविता के बारे में सोच रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पढ़ी हुई या सबसे ज़्यादा समझी गई कविताओं में से एक है, जिसको हम लोगों ने बाद में नाम दिया धूमिल की अंतिम कविता। कुछ लोग इसे लोहे का स्वाद भी बोलते हैं, अपने अपने तरीके से बहुत लोगों ने बहुत नाम दिया है, पर धूमिल ने इसे कुछ नाम नहीं दिया था। कविता कुछ ऐसी है कि शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो, क्या तुमने सुना है कि यह लोहे की आवाज़ है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। तो कहीं ना कहीं धूमिल ने इंगित किया है, और कि जो छटपटाहट है आदमी की, या जो जिसने दुख को खुद झेला हुआ है, उससे सीधे संवाद करने के लिए है। बाकी चीज़ों को एक पाठक के तौर पे अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो कुछ अच्छे से समझने की एक पहल होगी, और कुछ नए आयाम मिलेंगे धूमिल की कविताओं में और एक साहित्यकार के रूप में। जी, तो मेरी भी आप सभी से गुजारिश है कि आप ये जो किताब है धूमिल एक ठेठ कवि, इसको मोबाइल में पढ़ें, और मतलब एक क्रांतिकारी कवि के रूप में जाने जाने वाले जो धूमिल हैं उनको एक नए तरीके से आपको जानने का अवसर मिलेगा, खासतौर से जब आप संस्मरण पढ़ेंगे उनके। तो जाइए अमेज़ॉन पर खरीदिए। धन्यवाद। धन्यवाद।